हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 11th क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक धांसू टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली इसके अंदर 5 आपके पास लॉज हैं, वही हम पढ़ेंगे इनकी स्टेटमेंट्स के साथ। इसको समझेंगे बहुत इजी तरीके से कि ये बेसिकली है क्या। ये आपके मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं चीजें। कंपाउंड के फॉर्मेशन पे दो कंपाउंड्स को जब हम रिलेट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ये 5 लॉज है आपके पास। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है आपका गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। फिफ्थ है आप लोगों का एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस तो आपको पता ही है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीजें कही। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, ये इसके अंदर होता है। Na से एवोगैड्रो नंबर को शो करते हैं और इसके अंदर वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23, ये फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर? तो लाइन से हम एक एक करके ये सारे लॉज पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस लॉज में बेसिकली कहता क्या है ये लॉ। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये स्टेटमेंट ऐसी है कि बच्चों को अगर नींद में सुनी जाए ना तो वो भी बच्चों को याद रहती है। मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको रिलेट किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज की फॉर्म में, लेकिन बेसिकली ये उसकी आधा ही लॉ कहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा जाता है, मास या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस इतना ही कहता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक दूसरे में बदलती है लेकिन मैटर नहीं बदलता एक दूसरे में। क्लियर? तो बस मैटर जितना है उतना ही रहता है, ना बनता है ना बिगड़ता है, ना बनता है ना बिगड़ता है। क्लियर? इसको और अच्छे तरीके से किस तरीके से बोला जाता है, सपोज कहते हैं एक रिएक्शन है हमारे पास। देखिए इसका बेसिक कहने का मतलब क्या है। सपोज एक रिएक्शन है मेरे पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O। कोई भी रिएक्शन दी जाए आपको सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेना जी। सबसे पहले उसको बैलेंस कर लीजिए। तो इसको हम बैलेंस करते हैं सबसे पहले। यहाँ H है 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन क्या हो गए 4 होगा। यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट तो है ही, साथ साथ में कहा जाता है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर रहता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने H हैं जी, टोटल 4 हो गए। एक H का मास होता है 1 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये 4 ग्राम्स। क्लियर? एक O का मास कितना होता है 16, यहाँ O2 है तो ये हो गया 32 ग्राम्स। क्लियर? यहाँ पे एक H2O का देखिए, H2O एक H2O का 1 होता है, एक H2O में एक H2O के अंदर 2 H है, तो यहाँ पे H डाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक ऑक्सीजन है कितना होता है 16, तो एक H2O का हो गया हमारा 18 ग्राम्स। लेकिन यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हैं 2 H2O है, तो एक का है 18, तो 2 का कितना होगा 36 ग्राम। अगर आप देखेंगे कि ये हमारा पोर्शन है रिएक्टेंट का, ये हमारा पोर्शन है प्रोडक्ट का, जो कि बराबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आया। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई सी भी रिएक्शन ले लीजिए आप। एक और लेते हैं, सपोज कहता हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3।
ये एग्जांपल 1 हो गया था, ये एग्जांपल 2 ले लेते हैं जी। एग्जांपल 2 ये 1 हो गया। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब बैलेंस करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ देखिए n कितने हैं, 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, n बराबर हो गए h देखिए अब यहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ है 2 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। अच्छा, एक n का मास, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास देखते हैं। रिएक्टेंट में एक n का मास होता है क्या 14, तो N2 है तो ये हो गया 28 ग्राम। यहाँ पे कितने h है टोटल 6H है, ये H2 है। एक H का होता है 1 तो यहाँ 6H है तो ये हो गया 6 ग्राम। यहाँ पे एक NH3 का देखते हैं जी। N का होता है 14, थ्राइस ऑफ 1, दिस इज 17 ग्राम। क्लियर, 17 ग्राम। और यहाँ पे 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 34 ग्राम। ये देखिए इन दोनों का एडिशन क्या इसके बराबर है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लॉ लग रहा है कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, बैलेंस इक्वेशन मस्ट है, इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए सेकंड है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखिए क्या कहता है, it states that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। same proportion of element by weight कहने का ये मतलब हुआ, सपोज मैं कहता हूं, दो एग्जांपल लूंगा, देखिए ध्यान समझ जाएंगे आप लोग। एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। यहां मैं वाटर लेता हूं, वाटर को मैं अलग अलग सैंपल से कलेक्ट करता हूं। सपोज 4 तरीके के मैंने पानी लिए, 4 तरीके के पानी, ठीक है। एक लिया मैंने टैप वाटर, या फिर टैप वाटर कह लीजिए, टैप वाटर है, ठीक है, एक टैप वाटर है। एक ले लिया रेन वाटर। एक ले लिया ऑस्ट्रेलिया से पानी ले आया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन वाटर है ये हो गया। लास्ट वाला इंडियन वाटर है, इंडियन ओशन से ले आया, सपोज इंडियन ओशन से। इस टैप वाटर का फॉर्मूला क्या होगा जी, H2O। क्या होगा, H2O। इसका क्या होगा भाई, इसका भी H2O। इसका क्या होगा फॉर्मूला, H2O। इसका क्या होगा, H2O। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर दो तरीके के एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बन रहा है तो उसका फॉर्मूला सेम होगा। यही बोला गया, देखिए इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब पानी कहां का लिया हमने, टैप वाटर लिया, तो वो टैप वाटर कैसे बनाए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, इसलिए वाटर है। और रेन वाटर को लिया तो ये भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनाए। ऑस्ट्रेलियन वाटर लिया तो भी ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनाए। इंडियन वाटर लिया तो वो भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनाए। एक कंपाउंड अगर उसी कंपाउंड को जज किया जाए तो अलग अलग सैंपल पे दो सेम एलिमेंट से मिलके बने होंगे और उनका प्रोपोर्शन भी क्या होगा, सेम। तो इसलिए लिखा हुआ है एग्जैक्टली कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। और इसका वेट देखिए, इसका H2O का वेट भी कितना होगा, 18 ग्राम होगा। इसका मास भी कितना होगा, 18 ग्राम होगा। इसका मास भी कितना होगा जी, 18 ग्राम। सेम हियर 18 ग्राम। क्लियर। तो आपने कोई सा भी पानी ले लिया, टैप वाटर, रेन वाटर, ऑस्ट्रेलियन वाटर, इंडियन ओशन का वाटर, सबका फॉर्मूला सेम ही होगा, H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा और सारे के मोलर मास क्या होगा, एक ही, वो है 18 ग्राम। या फिर 18, अगर एक मोल ले रहे हैं तो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। यहां पे हम एक ही ग्राम ले रहे हैं, सॉरी एक मोल ले रहे हैं तो सारे के सारे होंगे 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। क्लियर, ये भी पर मोल। क्लियर।
कोई सा भी वाटर ले लीजिए, क्लियर, सब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बनेगा जी, और उसी को हम बोलते हैं वाटर। अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से कोई भी चीज मिलके बने उसे क्या कहेंगे, वाटर ही बोलेंगे उसे, उसका और कोई नाम ही नहीं हो सकता, उसे वाटर ही बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास CO2 है, CO2 कैसे पहचानोगे, अगर कोई भी चीज एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलके बने तो वो हमेशा आपकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक और एग्जांपल, इसमें मैं दो रिएक्शन लेता हूं, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 में कार्बन को मैंने जलाया, C+O2 गिव CO2, इसमें CO2 फॉर्म हुआ। दूसरी रिएक्शन CH4, मीथेन को मैंने जलाया तो मेरा CO2 बना प्लस H2O बना। ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस है भाई, ये 2 हो गया है, ये और ये वाली बैलेंस ये जो कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया, क्लियर। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो फॉर्म हो रहा है वो कॉमन क्या है, वॉट, ये CO2 क्या है, कॉमन CO2। और दोनों के अंदर, दोनों रिएक्शन के अंदर देखेंगे CO2 फॉर्म हो रहा है, कॉमन है। इसमें जो CO2 है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। यहाँ पे भी जो आपका CO2 बन रहा है वो भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब अगर it states that a given compound always contain करेगा exactly the same proportion है, दो ऑक्सीजन एक कार्बन दो ऑक्सीजन, इसमें दो ऑक्सीजन एक कार्बन, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, और इनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। इस CO2 का कितना होगा भाई, C का होता है 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 16, दिस इज 44, कितना हो जाएगा जी इसका 44, सेम इसका भी हो जाएगा 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 16, दिस इज 44, और एक मोल है तो ग्राम पर मोल, यहां भी ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए हमेशा पर मोल लगा देते हैं। तो आपने देखा पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी। अगर एक ही कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, उसका मास भी हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे H2O ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, सबका फॉर्मूला एक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो हमेशा वो वाटर ही बनाएगा, और कुछ नाम ही नहीं होगा उसका, और उसका मास भी सेम होगा। सेम यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन ली, दोनों के अंदर सेम एक कंपाउंड बना, वो है CO2। इनका जो कंपोजिशन देखा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके आपका CO2 बना रहा है, और दोनों के लिए आपका मास भी क्या होगा, बराबर, कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। ये दो लॉस थे। आप बढ़ते हैं थर्ड पे, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, देखिए according to this law, if two elements combine together to form more than one compounds, the mass of the one element that combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number। जैसे सपोज के तौर पे एग्जांपल लेते हैं दो, इसके अंदर ये है एग्जांपल 1, ये है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 देखिए, सपोज कहता हूं यहां मैं दो कंपाउंड्स लेता हूं, ऐसे दो कंपाउंड्स लूंगा जो सेम एलिमेंट से मिलके बने होंगे लेकिन एक नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक है मेरे पास H2O, इसे वाटर कहते हैं। एक है मेरे पास H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे कहेंगे वाटर या हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर कह लीजिए या हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब इसके अंदर देखेंगे कि ये भी H और O से मिलके बना है, ये भी H और O से मिलके बना है, और दोनों में जो H की क्वांटिटी है वो बराबर है। H कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, ठीक है। H कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, यही बोला गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म, दो एलिमेंट मिलके मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। देखिए दो एलिमेंट है H और O, दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं।
देन उसके बाद द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास, ठीक है, इन दोनों में से एक का मास हमेशा बराबर होगा। इसमें किसका मास है? H का। यहाँ पे कितने H है? 2, यहाँ पे भी 2, तो दोनों H के मास होंगे बराबर। वेरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो फिक्स है वो कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, फिक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भाई? एक ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 16 ग्राम इस ऑक्सीजन का, और इस वाले ऑक्सीजन का कितना होगा जी? 32 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 32 ग्राम। अब जो भी आपका और यहाँ पे जो वेरी कर रहा है, यहाँ पे कौन एलिमेंट है? O है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इन दोनों के मास को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। जैसे 16 को 32 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/2, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 32 को डिवाइड कर देंगे 16 से तो 2/1 आ जाएगा। मतलब दोनों केसेस में ये केस होगा या फिर ये केस होगा 1/2 या 2/1 या फिर 1/2 क्या है आपका? स्मॉल होल नंबर ही है, स्मॉल होल नंबर ही है। तो मतलब कहने का है कि दो एलिमेंट से अगर दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, उन कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए? फिक्स, और जो दूसरे का मास होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। एक और देखिए, जैसे ये है मेरे पास CO2, दूसरा है CO, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन तो फिक्स है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, वेरी क्या कर रहा है? फिर से ऑक्सीजन, वेरी क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मास क्या होगा जी? 32 ग्राम। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम जी, कितना होगा? 16 ग्राम। अब फिर 32 को 16 से डिवाइड करिए या फिर 16 को 32 से डिवाइड करिए, रेशियो क्या आएगा इसके लिए? 1/2, यहाँ पे आएगा 2/1। ये हो या फिर ये हो, दोनों के दोनों क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये कहता है आपका कौन सा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, देखिए इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, H और O, 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, C और O, 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। द मास ऑफ वन, उनमें से एक का मास जो जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है किसके साथ? एक फिक्स मास है, जिसका इसमें कौन है? वो कार्बन, इसमें कौन है? वो हाइड्रोजन। तो जो वेरी कर रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, उन दोनों का जब रेशियो लेंगे मास का तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये लिखा हुआ है जी इसके अंदर, ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बढ़ते हैं गैलुसैक्स लॉ के लिए। फोर्थ है जी ये गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, एक और चीज है, ये जो है, ये रिएक्शन जो चलेगी इसके अंदर, ये वॉल्यूम के लिए चलेगी, और सारी की सारी चीजें वो क्या होनी चाहिए? गैस होनी चाहिए। गैस के लिए ही होगा। अगर सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया तो उसको आप गिनेंगे नहीं, उसके अंदर गिनेंगे नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल 1, मैं कहता हूं N2 गैस होता है, H2 गैस होती है, बन गया अमोनिया NH3। बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस होगी। क्लियर? ठीक। तीनों के तीनों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों की तीनों गैस है। ये कितने मोल है जी? इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसके स्टोइचियोमेट्री 3 है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है। क्लियर? 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल, 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल, 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल। अगर सपोज मैं कहता हूं वॉल्यूम के तौर पे, अगर ये 50 ml है, अगर मैंने N2 को 50 ml लिया तो 3 गुना लेना पड़ेगा मुझे H2। क्यों? क्योंकि 1 मोल ये है तो 3 मोल ये है, ये 50 होगा तो ये कितना होगा? थ्राइस ऑफ 50। यस और नो? बिल्कुल सही। ये अगर 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो यहां 50 लिया तो यहां पे दुगना 50 का लेना पड़ेगा। दुगना मतलब 100 ml। ऐसे ही आपको इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है। ये कहता है आपका गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ देखिए, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, they do so in a simple ratio by volume
प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कहने का है यहां पे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, ये सब सेम T एंड P पे चल रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब इसका रेशियो लेते हैं, देखिए ये हो गया आपका 50, ये हो गया 150, ये हो गया 100। इसका रेशियो क्या होगा, यहां लेता हूं 50 रेशियो 150 रेशियो 100, ये कटेगा 1, ये कटेगा थ्राइस, ये कटेगा 2, तो रेशियो हो गया 1 3 2। वही रेशियो है जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का है, 1 3 और 2 सेम। सिंपल देखो, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बिल्कुल 1 3 2 का। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक ऐसा केस लेता हूं जिसके अंदर एक सॉलिड लेता हूं, सपोज कहने का मतलब ये हुआ एग्जांपल 2 में, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से जलाया, ऑक्सीजन गैस है, बन गया क्या CO2, ये तो मेरा सॉलिड है, ठीक है। सपोज मैंने बोला भाई इसका तो वॉल्यूम होगा ही नहीं, सॉलिड है, मास होगा, वॉल्यूम नहीं होगा इसका, क्योंकि ये गैस के लिए क्या रखा, बस गैस के लिए, गैसेस वॉल्यूम। सपोज मैंने यहां लिया, इसको लेता हूं, सपोज 500 ml लिया, सपोज बैलेंस इक्वेशन है जी, ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसको भी ले लेते हैं, यहां पे ये 1 मोल है, सेम ये भी 1 मोल है, ये भी कितना है जी 1 मोल, इसका तो लेंगे ही नहीं। ये हो गया, सपोज मैंने कह दिया कि ये O2 500 मान लिया मैंने, ये कोई दे नहीं रखा, इसको मान रहा हूं मैं कि O2 इज 500 ml, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसका होगा, क्योंकि ये मोल और ये मोल एक एक है, यहाँ 2 मोल यहाँ 3 मोल होता तो चेंज होता, यहाँ 1 मोल है यहाँ 1 मोल है, तो ये 500 ml होगा, ये भी 500 ml होगा, 500 ml। अब इसका जो रेशियो लिया जाएगा वो इसके लिए तो लिया ही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसका रेशियो क्या होगा 500 रेशियो 500, मतलब 1 रेशियो 1 हो जाएगा इसका। ये कहता है आपका गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। और ये पूरी रिएक्शन चलेगी एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम ही रहेगा, और इसका वॉल्यूम जो आएगा गैसेस का वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में होगा, स्मॉलेस्ट रेशियो में होगा, जो आपको दिख रहा है 1 3 2, इसमें 1 1 हो गया, इस तरीके से। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसी लिखनी है, एज इट इज ऐसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो है आपका लास्ट, देखिए Avogadro's law. Equal volume of all gases at same temperature and pressure. Equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal number of molecules. देखिए, सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास है N2 प्लस S2, गैस, ये 3 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया। देखिए अब ये कितने मोल है जी, ये 1 मोल है, ये कितने मोल है 3 मोल्स, ये कितने मोल है 2 मोल्स। इसको शॉर्ट में आप Na लिख सकते हैं, Na 1 मोल के लिए ये 3Na होगा, ये 2Na होगा। क्लियर, 1Na 3Na 2Na। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 टू 10 की पावर 23, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी, ये होगा 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने होंगे, थ्राइस ऑफ 6.02 टू 10 की पावर 23। इसमें कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 2 मोल है, 1 मोल में इतने होंगे, 3 मोल में 300 मल्टीप्लाई करूंगा उसी 1 मोल वाले चीजों को, और 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6.02 टू 10 की पावर 23। इसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये सारी चीजें चलेंगी किस पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वॉल्यूम अगर सेम होगा, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए इतने मॉलिक्यूल हैं तो इसका एक वॉल्यूम होगा, इसमें इससे 3 गुना मॉलिक्यूल है तो इसका 3 गुना वॉल्यूम होगा।
इससे दुगना वॉल्यूम है, दुगने मॉलिक्यूल्स है तो दुगना वॉल्यूम होगा इसका, लेकिन जो रेशियो होगा वो तो सेम ही रहेगा। सेम मतलब 1, 3 और 2 का ही रेशियो रहेगा इसके अंदर। तो अगर एक एक मोल के लिए लेते सबको तो मॉलिक्यूल सब में भी बराबर होते, एक मोल ये, एक मोल ये, एक मोल ये लूं तो सब में मॉलिक्यूल क्या होंगे, बराबर होंगे। वो होगा 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये पांचों के पांचों आपके लॉज थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। पहला था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वाज लॉ गैल-लुसाक्स लॉ, और लास्ट है आपका एवोगैड्रोस लॉ। ये पांचों के पांचों लॉज में से एक तो स्टेटमेंट आती है आपके क्वेश्चंस के अंदर। इंपॉर्टेंटली इसको याद कर लीजिएगा, नीट और जेईई में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब तक के लिए इस लेक्चर को देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।